दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा कि बिहार में जो 9 जुलाई को बिहार बंद का आयोजन हुआ, उससे किसने क्या खोया और क्या पाया। सबको पता है कि 9 तारीख को बिहार बंद का आयोजन हुआ। इस बिहार बंद के आयोजन के मुख्य आयोजक थे कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन सबने जिनको जो इसका आयोजक थे या जो इसका आयोजक नहीं थे, कुछ खोया और कुछ पाया। हालांकि कुछ लोगों ने सिर्फ खोया। वो कौन थे आपको पता होगा। 9 तारीख को ही एक तथाकथित भारत बंद का आयोजन हुआ था। हालांकि भारत बंद जैसे कोई चीज कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उस आयोजन के नाम पर भारत की बहुत सारी ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। सबसे ज्यादा दुख मैं उन कर्मचारियों पर व्यक्त करूंगा जो इन ट्रेड यूनियनों के सदस्य हैं और जिनका अपने उपक्रम के साथ समझौता है कि यदि वो कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनका एक दिन का वेतन कट जाता है। जैसे बैंक में भी इसी तरीके की व्यवस्था है। यदि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके एक दिन की तनख्वाह कटती है। शायद इंश्योरेंस में भी यही व्यवस्था, कुछ और उपक्रमों में भी यही व्यवस्था। और ये बैंक, इंश्योरेंस और भी कई उपक्रमों के कई संगठनों ने इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अपने कर्मचारियों से दिन बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम आपके वेतनमान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके अच्छे सर्विस कंडीशंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ होता नहीं है। कम से कम ये जो हड़ताल है या इस तरीके की जो हड़ताल होती है, ये ट्रेड यूनियन नेताओं का एक व्यवसाय है। हालांकि कर्मचारी तो ये समझते हैं, क्योंकि वो भोले वाले हैं, वो राजनीति से अनुभज्ञ है कि शायद ये भारत बंद की कॉल हमारे हितों के लिए करी जा रही है, लेकिन उनके हितों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता। सच तो यह है कि अब कुछ और ऐसी चर्चाएं भी चलने लगी हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए बहुत चिंता का विषय भी है और कलंक का विषय भी है। कहा यह जाता है कि अपनी हड़ताल को, अपने बंद को सफल बनाने के लिए कई राजनीतिक दल यदि ट्रेड यूनियन नेताओं से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है तो उनको धन का लालच भी दे देते हैं कि हम आपको अपने पार्टी की ओर से इतने रुपए दे रहे हैं, उस दिन हम अमुक जगह पर बंद का आयोजन चाहते हैं तो आप भी अपने हिसाब से प्रदेश बंद के नाम पर, देश के बंद के नाम पर एक हड़ताल की कॉल दे दो। तनख्वाह किसकी कटती है? उस संगठन के सदस्यों की कटती है। मान लो बैंक वाले हैं तो बैंक कर्मचारियों को कटेगी, इंश्योरेंस वाले हैं तो इंश्योरेंस कर्मचारियों को कटेगी। और उनके हितों का इस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे ही 9 जुलाई का बिहार का बंद भी हुआ। कई बैंक यूनियनों ने, कई इंश्योरेंस कंपनी यूनियन ने और लोगों ने भी हड़ताल का आयोजन कर रखा था। और जो लोग हड़ताल पर गए उनकी सैलरी भी कटी होगी। फिलहाल उनके लिए तो दुख ही दुख है, क्योंकि उन्हें कुछ मिलना नहीं था। हड़ताल करते ना मिलता तब भी कोई बात नहीं थी। सवाल यह है उनसे झूठ बोलकर उन्हें हड़ताल पर बुलाया भेजा जाता है कि हम आपके हितों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि सच यह है उनके नेता उनके हड़ताल को कुछ राजनीतिक दलों को बेच देते हैं कि मैं आपको हड़ताल करके उस दिन इतने प्रदेशों में सारे सरकारी कार्यालय या ये कार्यालय जहां जहां मेरा संगठन है ये सब बंद रहेंगे और आपकी वाह वाह हो जाएगी। खैर चलो दोस्तों, सवाल है कांग्रेस इसका हिस्सा थी, लालू यादव इसका हिस्सा थे, प्रभाव भाजपा पर, जनता दल यू पर भी पड़ना था बिहार में, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी उस पर भी पड़ना था। प्रश्न है किसको क्या मिला और किसको क्या मिला। दरअसल यदि मैं
बात करूं, बिहार का चुनाव आने वाला है और ये चुनाव कह रहे हैं नवंबर या दिसंबर में होने वाला है। शक्ति, सबसे पहले हैसियत की बात करूं, और वो हैसियत की बात करूंगा मैं कि इंडी गठबंधन में किसकी क्या हैसियत है। इंडी गठबंधन में बहुत सारे लोग शामिल है, कांग्रेस तो शामिल है ही है, लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, कुछ और भी छोटे मोटे संगठन जैसे मुकेश सहनी की पार्टी, कुछ नक्सलवादियों की पार्टी और बहुत सारे मतलब एक एक जिले की पार्टियां भी उसमें शामिल है। उन सबकी हैसियत तो पता है कि किसकी क्या हैसियत होगी, लेकिन पिछले काफी दिनों से चर्चा ये थी कि क्या इस बार राहुल गांधी लालू प्रसाद से बड़े भाई की भूमिका को छीनना चाहते हैं। दरअसल पिछले एक साल में राहुल गांधी दिल्ली में कम दिखाई दिए, लेकिन पटना में ज्यादा दिखाई दिए। हालांकि जब वो पटना गए तो एक दो बार लालू यादव को भी घर गए, क्योंकि जब से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने एक ईसाई परिवार में शादी करी है, तब से तेजस्वी यादव और सोनिया परिवार के बीच में कुछ निकटता बढ़ी है, क्योंकि दोनों अब एक तरीके से ईसाइयत के बहुत नजदीक आ गए। इस दौरान हमने कई मौके ऐसे देखे जब राहुल गांधी लालू के घर गए, पिछला सावन, अब तो नया सावन आ गया, पिछले सावन की बात कर लो, सावन 2024 की, आपको याद होगा कि वहां उन्होंने विशेष तौर पर एक धार्मिक प्रदर्शन किया था। आपको पता है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि चतुर्मास शुरू हो रहा है, अब मीट मछली की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम हरी सब्जियों के सेवन से भी बचने को कहा जाता है, दूध और दही और कढ़ी जैसी चीजों से भी बचने को कहा जाता है। लेकिन सावन 2024 में राहुल गांधी ने खास तौर से मीडिया के सामने लाइव आकर वहां लालू यादव के घर में खुद मटन पकाया और बाद में मटन को खाया भी। एक प्रदर्शन था कि हम दोनों का हिंदू धर्म रीति रिवाजों से कोई संबंध नहीं है। अब वो पता नहीं किस धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि हम अब हिंदू रीति रिवाजों में हमारा बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है। खैर, उसको भी छोड़ दीजिए। काफी लोगों को यह आशंका लग रही थी कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार बिहार जा रहे हैं, शायद वो इस बार तेजस्वी यादव से बड़े भाई की भूमिका को छीनना चाहते हैं। और इस बात को लेकर कुछ कांग्रेसी बहुत उत्साहित थे, और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के कैडर में एक डर का माहौल था कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव में ज्यादा सीटें कांग्रेस को देनी पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से हमारा गठबंधन चुनाव हार जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल के चयन में यदि सरकार बनती है तब कांग्रेस की भूमिका बढ़ेगी। ये सब चीजें कहा जा रहा है इस बंद से तय होनी थी, और वो इस बंद से तय हो गई। और तय यह हुआ कि बिहार के चुनाव में यदि इंडी गठबंधन रहता है तो बड़े भाई का अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास नहीं होगा। बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल होगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण बाकायदा इंडी गठबंधन ने, राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने इशारों से देश को दिया। और इन इशारों में एक और तो यह बता दिया कि बड़ा भाई कौन होगा, और दूसरी ओर कुछ नेताओं को जो ये समझ रहे थे कि कांग्रेस का कद बड़ा होगा, कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, तो हम बिहार के बड़े नेता होंगे, उन्होंने पसीना चौड़ा कर रखा था। इसी इशारों के माध्यम से तेजस्वी यादव ने उन नेताओं को धक्के दिलवाकर, फिर कहूंगा धक्के दिलवाकर यह बता दिया कि न केवल गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका
राष्ट्रीय जनता दल की होगी, बल्कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी किसका कद कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ये तय राहुल गांधी नहीं करेंगे। बिहार के संदर्भ में यह निर्णय भी तेजस्वी यादव करेंगे। दरअसल बिहार बंद का आयोजन था, बाकायदा एक मंच सजा था, मंच पर राहुल गांधी भी मौजूद थे और मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। आपने देखा होगा अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल तीनों के पुरजोर विरोध के बावजूद पप्पू यादव निर्दलीय रूप से पूर्णिया से सांसद चुन लिए गए। ना मतलब दोनों बड़े संगठन, तीनों बड़ी पार्टियां, हालांकि अब कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन लालू और भाजपा और कांग्रेस तीनों के विरोध के बावजूद पप्पू यादव ने बड़े अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता। उसके बाद पप्पू यादव ने अपना एक राजनीतिक दल उस जो था उसका भी कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया और पिछले काफी दिनों से वो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नजदीक दिखाई देते हैं। और आजकल बिहार से लेकर मुंबई तक यदि कहीं कोई घटना घटित होती है तो उस पर राहुल गांधी का बयान आए या नहीं आए, लेकिन पप्पू यादव का बयान आता है। लालू यादव के परिवार में और लालू यादव के समर्थकों में एक चिंता थी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी पप्पू यादव को बिहार का नेता बना दे और लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव देखते रह जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद पूर्णिया गए थे और उन्होंने साफ साफ वहां खास तौर से यादव समुदाय को और मुस्लिम समुदाय को संबोधन करते हुए कहा था, पप्पू यादव कुछ नहीं है, पप्पू यादव से हम लोगों का कोई, हमारी विचारधारा का कोई संबंध नहीं है और हमारा अमुक व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि है, हम उसका चुनाव लड़ा रहे हैं और आप सबको उसका समर्थन करना है। लेकिन पूर्णिया में यादव समाज और मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी संख्या में जाकर पप्पू यादव को वोट दिया और पप्पू यादव चुनाव जीते। तो अब डर था। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बवाल हुआ था और वहां एक युवा लड़के ने, युवा भी क्या कहूं, जिसने कभी कोई एग्जाम पास नहीं करा, 40-42 साल की उम्र हो गई, हमारे और आपके टैक्स से पैसे से वह स्कॉलरशिप लेकर ऐश कर रहा था, उसने नारे लगाए और वो नारे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह 1000। इंशाअल्लाह का नाम आया तो आप सोच रहे होंगे ये कोई मुसलमान होगा, लेकिन वो कोई मुसलमान नहीं था, वो बिहार का एक नेता था, बिहार का एक लड़का था जिसका नाम था कन्हैया कुमार। फिलहाल कहते हैं अब वो उस वक्त जब नारा लगाया था उस वक्त वो नक्सली था और नक्सली संगठनों के साथ रहता था। नक्सली संगठनों के सहयोग से ही उसने जेएनयू में चुनाव जीता था। लेकिन अब उसको यूनिवर्सिटी से बाहर आके पता लगा कि अपना व्यापार, अपना धंधा चलाना है, तो सिर्फ नक्सलियों के सहयोग से अपने व्यापार को, अपने पॉलिटिकल व्यापार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 कहने वाला यही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कहा यह भी जाता है कि फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के भाषण में यही लिखता है और इसके बदले गांधी परिवार कोई एक निश्चित रकम भी इस व्यक्ति को देता है और इसका नाम है कन्हैया कुमार। अब इसको भी बड़ी उम्मीदें थी कि यदि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस होगी तो मेरी भूमिका ज्यादा बड़ी होगी और हो सकता है किसी वजह से यदि इंडी गठबंधन सत्ता में आ जाए
तो राहुल गांधी मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन 9 जुलाई के भारत बंद के दौरान जब बड़े भाई की भूमिका तय हुई, तभी तेजस्वी यादव ने यह भी तय कर दिया कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, सुन लो कान खोलकर, भले ही तुम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हो, भले ही तुम कांग्रेस पार्टी के नेता हो, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो, गांधी परिवार के चाटुकार हो, लेकिन कांग्रेस में भी तुम्हारा कद कितना बड़ा होगा बिहार के संदर्भ में, यह तय मैं खुद तेजस्वी यादव करूंगा। और इसी के तहत जब कन्हैया कुमार ने उस मंच पर चढ़ने का प्रयास किया जिस मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठे थे, सुरक्षा कर्मियों ने धक्के मारकर कन्हैया कुमार को पीछे धकेल दिया और कह दिया कि तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है कि तुम उस मंच पर जाकर बैठो जिस मंच पर तेजस्वी यादव बैठे हुए। अब पप्पू यादव को तो उम्मीद थी मैं बहुत बलशाली व्यक्ति हूं, वो कहते हैं मैं 6 बार का सांसद हूं, तेजस्वी यादव के बावजूद, के विरोध के बावजूद यादवों ने मुझे वोट दिया है, मुस्लिम समुदाय ने मुझे वोट दिया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको भी धक्के दे दिए। कहा जाता है उनकी पिटाई भी करी, हालांकि पिटाई का कोई वीडियो मैंने नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा है धक्के को देने का वीडियो है ही है, उनकी पिटाई भी हुई। और सुरक्षा कर्मियों ने चेतावनी दे दी कि मंच के पास भी फटकना मत। तो इस तरीके से उस दिन तेजस्वी यादव ने दोनों बातें सिद्ध कर दी कि बिहार के अंदर बड़े भाई की भूमिका राष्ट्रीय जनता दल की होगी और कांग्रेस के अंदर भी नेताओं का कद किसका छोटा होगा किसका बड़ा होगा, ये तेजस्वी यादव को तय करना है। बिहार के संदर्भ में, दिल्ली के संदर्भ में, शेष भारत के संदर्भ में जो सोनिया गांधी चाहे वो होगा, जो राहुल गांधी चाहे, प्रियंका वाड्रा चाहे वो होगा, लेकिन बिहार के संदर्भ में वो होगा जो तेजस्वी यादव चाहे। तो इस तरीके से दोस्तों एक बात तो ये तय हो गई कि अब वहां पर बड़े भाई की भूमिका लालू यादव के पास होगी। अब सवाल यह है, शक्ति प्रदर्शन भी हो गया, शक्ति किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। मैं इसकी बात की इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में नाराजगी ज्यादा है, और ऐसा भी लग रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए पर बोझ है, और खासतौर से कई बार कानून व्यवस्था का प्रश्न उठा। जैसे अभी बिहार में अजय यादव की हत्या हो गई और अजय यादव के हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और अजय यादव के साथ दुर्भाग्य देखिए, उसके नाम क्या है, यादव लिखा हुआ। बहुत लोग समझते हैं कि वो यादव है, और यादव इसलिए चुप है कि यदि हम अजय यादव के, तेजस्वी यादव और राहुल यादव इसलिए चुप है, राहुल गांधी इसलिए चुप है कि यदि हम अजय यादव के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे तो बिहार का एक बहुत बड़ा वोटर हमसे एक इसलिए नाराज हो जाएगा कि एक यादव की हत्या पर तुम्हारी मुंह खोलने की हिम्मत कैसे हुई। यही नहीं, सिवान में 4 लोगों की तलवार से उन्हें जान से मार दिया, तलवार से काट दिया गया, और भी कई घटनाएं हो रही थी। तो उससे ऐसा लग रहा था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए पर बोझ है। लेकिन जिस तरीके से बिहार बंद का आयोजन हुआ और बिहार के नेता, जिस तरीके से बिहार के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग भीड़ के लिए तरसते हुए दिखाई दिए, उससे ऐसा भी लगा कि फिलहाल जनशक्ति, जन समर्थन हम जितना तेजस्वी यादव या हम राहुल गांधी के पास समझ रहे थे वो नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के तमाम मित्रों के सोशल मीडिया पे कमेंट्स और मीडिया तो कह रही है, कहीं पर भी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर
10-20 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। यहां तक कि कहीं पर भी लोगों को शांतिपूर्वक यह समझाने में असफल रहे कि बिहार की स्थिति खराब है, नीतीश कुमार एक बोझ है, और इसलिए हमने बिहार बंद का आयोजन किया है और आप परिस्थिति को समझो और हमारे साथ सहयोग करो। जहां बिहार में बाजार बंद हुए वहां गुंडागर्दी के डर से बाजार बंद हुए, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में बाजार बंद नहीं हुए। कहते बिहार जैसे चलता है वैसे ही चलता रहा, सड़कों पर आवाजाही थी, हाँ व्हीकल बंद थे, और वो बंद होना स्वाभाविक है क्योंकि पिछले चुनाव में व्हीकल वालों ने देखा है, वो बेचारे तो मारपीट, लाठी डंडा, गुंडागर्दी आगजनी के शिकार हो जाते हैं। तो कहीं शक्ति के नाम पर यदि मैं बात करूं तो यह भी तय हो गया कि नीतीश को जितना बोझ समझा जा रहा था एनडीए पर, वो इतने बड़े बोझ नहीं है, और शायद जन शक्ति अभी भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पास है, और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी इस बंद के माध्यम से, यदि बैंक और बीमा संस्थान बंद हुए, इसमें कोई भूमिका नहीं है राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की। वो तो उन्होंने उन ट्रेड यूनियन नेताओं को पैसे दे दिए कि भाई इतने पैसे पकड़ो, तो मैं उद्यम बंद की कॉल देनी है ताकि वो बिहार में सारे बैंक और सारे बीमा संस्थान बिहार में, और आप अपने हिसाब से ऑल इंडिया की कॉल दे दो और हमारा बिहार का भी बंद सफल हो जाएगा। तो वो तो एक अलग मैटर था, लेकिन कहीं पर भी जनता नीतीश के विरोध में दिखाई नहीं दी और लालू और राहुल गांधी के समर्थन में नहीं दिखाई दी। छोटे मोटे जिलों की, छोटे मोटे नेताओं की बात छोड़ दो, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बैठक करी, रैली करी, वहां पर भी भीड़ का जो हजूम होना चाहिए था वो नजारत था। तो इससे यह भी तय हो गया, हालांकि मैं कहूंगा कि उन्होंने करा तो राजनीतिक लाभ के लिए था, लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने, लेकिन पॉलिटिकली ये इंडी गठबंधन को एक नुकसान का हुआ बिहार बंद का आयोजन, क्योंकि वो देश को और बिहार को ये बताने में असफल रहे कि बिहार के अंदर जनता नीतीश कुमार से नाराज है, नीतीश कुमार बोझ है और जनता हमारे साथ है। इसके अलावा फायदा इस बंद से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को भी बहुत हुआ, और आप इसको सुनकर ताज्जुब करोगे, क्योंकि एक तरफ तो बंद से पहले भाजपा को और लालू यादव को और नीतीश कुमार को चिंता रही होगी कि भाई कहीं ऐसा ना हो जनता सड़कों पर उतर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गुंडागर्दी कर दें और हमारा बहुत विरोध हो जाए और बाद में हमारी बदनामी हो। लेकिन जिस तरीके से जनता इस इंडी गठबंधन से दूर रही और लालू यादव की पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने जहर जिले में गुंडागर्दी करी, कहीं कोई दुकानदार ने बेचारे ना कोई रोजमर्रा की दुकान का लेकर दुकान खोल ली, सामान लूट लिया, छोटे छोटे रिक्शे वालों के रिक्शे तोड़ दिए, ऑटो वाले के ऑटो तोड़ दिए, ऑटो में आग लगा दी। इस तरीके के व्यवहार ने बिहार में एक पूरी युवा पीढ़ी है जिसने तो बहुत सुन रखा कि बिहार में जंगल राज हुआ करता था लालू के शासन में, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जंगल राज होता क्या है। और अनेक लोगों का कहना यह था कि जो लोग जंगल राज में पीड़ित थे, अब उनके बच्चे भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यार जंगल राज का खौफ हमें दिखाया जा रहा है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई जंगल राज हो सकता है। लेकिन इस बिहार बंद के आयोजन ने उस भावी जंगल राज की एक झलक बिहार की युवा पीढ़ी को दिखा दी कि अभी तो ये विपक्ष में है, सत्ता इनके पास नहीं है, और तब भी लोगों से हाथ जोड़कर
दुकानें बंद करने का आह्वान नहीं कर रहे, लोगों से हाथ जोड़कर बसें ना चलाने का, ऑटो ना चलाने का आह्वान नहीं कर रहे, बल्कि आग लगाकर, लूट कर, गरीब को पीट कर उनसे जबरदस्ती बंद में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। तो इस तरीके से नीतीश और भाजपा को फायदा हुआ कि जिस पीढ़ी को वो जंगल राज को समझा नहीं पा रहे थे कि जंगल राज कैसा होता है, जंगल राज कैसा था, उस जंगल राज को खुद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक ट्रेलर करके बिहार बंद में उस युवा पीढ़ी को बता दिया कि देखो जंगल राज का ट्रेलर ये है, अब ये विपक्ष में है, जब सत्ता में आ जाएंगे तो तुम्हारे घरों को आग लगाएंगे, तुम्हें घर के दरवाजे सूर्यास्त के साथ बंद करने पड़ेंगे और तुम्हें अपने घर की बहन बेटियों को 7 तालों में रखना पड़ेगा और तब भी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा फायदा नीतीश कुमार और भाजपा को यह भी हुआ कि वो देश और दुनिया को यह पता लग गया कि नीतीश कुमार बोझ नहीं है, भाजपा पीछे नहीं है। और जैसा कि लोगों को आशंका थी कि शायद अब इनको इतने साल सत्ता में हो गए हैं, नीतीश ने कई बार पाला बदल लिया है, इस बात को लेकर नाराजगियां हैं, लोग लालू और राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि नीतीश कुमार और भाजपा को फायदा हुआ। दोस्तों फिलहाल इस सब में बिहार में एक और नया राजनीतिक दल है, प्रशांत किशोर। मैं ये कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर को जो ना नफा हुआ और ना नुकसान हुआ, ना उन्होंने बिहार बंद का समर्थन किया था और ना ही उन्होंने बिहार बंद का विरोध किया था। वो लगातार जनता से ये कह रहे हैं कि आपने बहुत लंबे समय तक लालू यादव को भी परखा है और नीतीश कुमार को भी परखा है, इस बार आप हमें परखो। और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इसलिए आप मुझे वोट दो। हालांकि उनके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि ऐसी ही बातें दिल्ली के अंदर कभी अरविंद केजरीवाल ने करी थी कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया, आपने भाजपा को भी देख लिया और अब आप हमें देखो। तो लोगों को वो बता रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर के चक्कर मत पड़ो। फिलहाल इस बंद से मैं ये कहूंगा प्रशांत किशोर को ना कुछ नफा हुआ और ना कुछ नुकसान हुआ। हालांकि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हो रही है, लेकिन मैं उन आशंकाओं पर चर्चा नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि प्रशांत किशोर जितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे उतना लालू यादव को फायदा होगा, उतना राहुल गांधी को फायदा होगा और भाजपा और नीतीश कुमार को नुकसान होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक के मेरे आकलन के हिसाब से जो वोट काट रहे हैं वो नीतीश कुमार का और भाजपा का है। लेकिन फिलहाल आज ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ मैं ये चर्चा करने आया था कि बिहार बंद से किसको नफा किसको नुकसान, और आज की चर्चा यहीं तक। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा, और रोजाना की तरह आपसे निवेदन कर रहा हूं वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।